हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ रहे थे जीन थेरेपी क्या होता है क्लास में। ठीक है ना। तो जीन थेरेपी होता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना। ठीक है। और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। राइट। मतलब खराब जीन को बदल देना है ना, पॉसिबल इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, नॉट इन एडल्ट। राइट। तो अब इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि जीन थेरेपी के कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे क्या होता है, इट इज़ अ करेक्टिव थेरेपी ऑफ करेक्ट और ट्रीट हेरिडिटरी डिजीज, a genes defect diagnosed in the childhood or embryo, not adult condition. Method where gene inserted into the cells and tissue to treat disease. प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है जीन थेरेपी। देखिए जैसे हमारे पास एक स्लाइड है, ये जैसे हमारे पास डिजीज़ है स्किड, है ना। कैसे हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं, जैसे ये डिजीज़ है तो इस डिजीज़ का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। राइट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसमें ये रहता है कि इसको हम लोग बबल बॉय डिजीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। Immune system is formed by two types of cells, which is known as B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है। B lymphocyte cells, these cells form antibody mediated immune systems, and T lymphocyte cells are formed cell mediated immune systems. तो इस पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए इन दोनों इम्यूनिटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जिसमें ये डिजीज़ रहती है उसमें ये वाले सेल्स जो होते हैं और ये इम्यूनिटीज़ जो दो हैं ये एब्सेंट होती हैं। राइट, एब्सेंट बिकॉज, ठीक है, एब्सेंट होती है। क्यों होती है, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका लोकेशंस पता होना चाहिए। लोकेशंस देख लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है कि बोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन आर बोन मैरो। ये क्या है, बोन मैरो है। ठीक है। अब क्या होता है कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। इस वाले पार्ट को हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं। ये वाला रीजन जो होता है ये आरबीसीज और प्लेटलेट्स का रीजन होता है। बट येलो बोन मैरो में हमेशा लिम्फोसाइट्स बनते हैं, विच इज़ द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना। येलो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। तो अब इनकी टाइप्स जो होती हैं लिम्फोसाइट्स की, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, डिपेंड करता है इनके मैचुरेशन बेस पे। अगर यहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, अगर ये लिम्फोसाइट यहीं पे बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से बाहर आएंगे, थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर हो रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ही टाइप्स की जो मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ हैं तो ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं इस डिजीज़ में, बिकॉज deficiency of enzymes that is known as adenosine deaminase required for the maturation of lymphocytes। ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं। ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें एडिनोसिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि एडिनोसिन डीएमिनेज जो है कितना इम्पोर्टेंट है एएमआईएस के लिए और सीएमआईएस के लिए। मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम्स के लिए ये दो सेल्स का मैच्योर होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं मैच्योर हो रहे हैं तो डिजीज़ हो रही है स्किड। ठीक है। अब हम लोग मेथड्स देखते हैं, मेथड टू ट्रीट एडीए जीन्स थ्रू जीन थेरेपी। कौन सा मेथड होता है, नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए जैसे मेथड टू ट्रीट एडीए जीन्स थ्रू जीन थेरेपी। एडीए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हेरिडिटरी डिसऑर्डर caused due to deletion of genes for adenosine deaminase. Enzymes adenosine deaminase crucial for immune system functions. Right. In gene therapy, lymphocytes from blood of patients are isolate grown in a culture medium. ठीक है। Functional ADA cDNA introduced into the lymphocytes
थ्रू रेट्रोवायरस फैक्टर रिटर्न टू पेशेंट। सेम जैसे हम लोग वो सोर्स सेल से डीएनए निकालते थे और फिर हम होस्ट में उसको इंसर्ट करते थे, फिर उसको रेप्लिकेट करके पेशेंट की बॉडी में रिटर्न इंसर्ट किया जाता विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। आपको पता है कि किसी भी एनिमल सेल्स का अगर जेनेटिक मटेरियल हम ट्रांसफ़र करें तो उसमें हम वायरस का यूज़ करते हैं एज अ फैक्टर विच इज़ नोन एज रेट्रोवायरस। यहाँ पर देखिए किसी नॉर्मल पर्सनस के लिम्फोसाइट्स हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया एडीए जीन्स, ठीक है, एडीए जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया नॉर्मल पर्सनस के लिम्फोसाइट्स जो हैं, तो उसको हमने रेट्रोवायरस के द्वारा एडीए जीन्स को इंसर्ट कर दिया किसी नॉर्मल पेशेंट्स में। तो ये जो है ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो लाइफ स्पेन होता है बेटा, WBC की टाइप है लिम्फोसाइट्स, तो इसका 7 डेज का लाइफ स्पेन होता है, जैसे RBCs का 120 डेज है। तो इसको दोबारा बनना है, तो इसको दोबारा बनने के लिए इस एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है, एडिनोसिन डीएमिनेज। तो अगर ये नहीं बन पा रहा बॉडी में, तो ये सेल्स जब एक बार डेथ होगी तो दोबारा बनाने के लिए हमें दोबारा ये एडिनोसिन डीएमिनेज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब हर 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन WBC का लाइफ स्पेन है, हर 7 दिन के बाद हमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि हम 7 डेज़ के लिए ही सर्वाइव करवा सकते हैं ये ऐसी डिजीज़ वाले पेशेंट को, राइट। अब क्या होता है देखिए, जैसे सिंस lymphocytes have short lifespan, genetically engineered lymphocytes are periodically introduced into the patients, right? But if genes isolate from bone marrow cells produce ADA introduced into cells, embryonic stage, permanent cure. परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, अगर हम इसका जीन कल्चरिंग करें तो तब परमानेंट क्योर भी इसका हो सकता है। बट ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि टेम्परेरी ही ट्रीट होता है। अगर हम इसको परमानेंट क्योर की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब genes isolate from the marrow cells, produce ADA introduced into the cells and embryonic stage। और परमानेंट क्योर कब हो सकता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो सकता है। और अगर हमें टेम्परेरी क्योर करना है तो वो एडल्ट स्टेज पे हम इसको टेम्परेरी क्योर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है। किसी भी डिजीज़ को अगर हम अर्ली डिटेक्ट करना चाहें तो उसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोज ऑफ डिजीज़ के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या किए, अर्ली एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, वो क्या रहेंगी हमारे पास रहेगा PCR, एलिसा, ऑटो रेडियोग्राफी, और इसमें रहेगा ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमारे पास रहेगा RT-PCR, ठीक है, RT-PCR, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक बारी आप लोग पढ़ लेना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। जैसे हमारे पास टेक्निक यूज टू डायग्नोज मॉनिटरिंग डिजीज, डिटेक्ट रिस्क एंड डिसाइड विच थेरेपीज विल वर्क बेस्ट टू इंडिविजुअल पेशेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज बी इफेक्टिव, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि बहुत पहले उस चीज़ को डिटेक्ट करना। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम, यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ नॉट पॉसिबल्स, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस करें तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ नॉट पॉसिबल, इससे जल्दी हम लोग किसी डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं सीरम और यूरिन एनालिसिस से। हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली डायग्नोस पॉसिबल विद एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे ये टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे किसी भी क्रोनिक डिजीज से बचने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं अर्ली टेक्निक यूज टू डायग्नोज द डिजीज इन द नेक्स्ट वीडियो।